दोस्तों आप यूपी पीसीएस के 2021 वाले पेपर को देख रहे हैं और किसी भी साल के पेपर को उठाकर आप देख लें, लगभग 30% ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल मैच होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज चेंज करके नए क्वेश्चन फॉर्म कर दिए जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर यानी कि लगभग पिछले 7 से 8 सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया, साथ ही साथ में क्या करो कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो उनका जिस टॉपिक से समझना आप, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो दो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। पहला ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर दिया, प्लस जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी आपने कर लिया। तो ये मानकर चलो कि आप जब यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होगे 2022 वाला, तो लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि रिपीट हो रहे हैं। तो इसी बेसिस पर एक क्रैश कोर्स मैं चला रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको इसी पैटर्न के हिसाब से पिछले 8 साल के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगा। तो आज का क्रैश कोर्स का पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको पहचानना है कि वो व्यक्ति कौन है। व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मैजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है उन व्यक्ति ने। साथ ही साथ में उन्होंने अमेरिका में अपना कुछ समय व्यतीत किया है वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो आपको बताना है कि ये तीनों क्वालिटीज़ रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिवाजी और श्री कृष्ण दोनों की जीवनी लिखी है? तो आंसर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पिछले साल पूछा गया था, तो अब जब इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस में रिपीट करना होगा तो डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में इसको कभी भी रिपीट नहीं किया जाएगा, जबकि इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मैजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण इन सभी की जीवनी लिखी है। ये पॉइंट समझने का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया है उस क्वेश्चन को तो करना ही है, उस टॉपिक को भी रिवीजन करना है। इस यहाँ पर टॉपिक क्या था? टॉपिक यहाँ पर मिला हमको लाला लाजपत राय की जीवन से पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब हुआ लाला लाजपत राय के संबंध में और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी अगर आपने पढ़ लिया तो विश्वास मानिए कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। लाला लाजपत राय के बारे में एक और दो चीज़ बताता हूँ। एक पुस्तक है, उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया एन इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, यंग इंडिया, ये पुस्तक लिखी है लाला लाजपत राय ने। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज ये भी इन्होंने लिखी है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और मैजिनी, इन सभी पुस्तकों को लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद में जैसा कि मैं क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, गैरीबॉल्डी, स्वामी दयानंद, शिवाजी और श्री कृष्ण इन सभी की जीवनी इनके द्वारा ही लिखी गई है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, बहुत ही मतलब पीसीएस लेवल के लिए बता रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मत तैयार करना क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। लाला लाजपत राय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ किस धरने का प्रदर्शन करते समय उनका निधन हो गया था। तो हुआ क्या था, 30 अक्टूबर 1928 का समय चल रहा था। लाहौर में साइमन कमीशन जो है उसके विरोध में एक विशाल प्रदर्शन हो रहा था। उसमें लाला लाजपत राय जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उसमें लाठी चार्ज कर दिया और टारगेट बनाकर लाला लाजपत राय को लाठियों से बहुत पीटा, जिसके बाद में 17 नवंबर 1928 में उनका निधन हो गया।
इसके अलावा आपको पता होगा लाला लाजपत राय की मौत के बाद में जो क्रांतिकारी थे उस समय के भगत सिंह, उन्होंने उनकी मौत का बदला लेने का सोचा और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब वो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपको मतलब बाकी नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि गांधी इरविन समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या चीज़ सम्मिलित थी। आपको पता होगा गांधी जी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। हुआ क्या था, इसकी कहानी हल्की सी बता देता हूँ तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, भारतीय लोगों को नमक बनाने से मना कर दिया, मतलब उनको रोक लगा दी थी। अब जो सारा नमक था वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गया। तो ब्रिटिशर्स नमक को जब बनाते थे तो उनको मन चाहे रेट पर इंडियंस को दे रहे थे, जबकि इंडियंस चाहते थे कि वो नमक खुद से बनाएं। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत विद्रोह हो गया, सरकार के खिलाफ बहुत विद्रोह होने लगा। इसके बाद में जब वो विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते में गांधी जी ने कुछ मांग रखी थी। कौन कौन सी मांगें रखी गई थी वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, तीसरा सही नहीं है। पहला ये था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले, कांग्रेस को आमंत्रित किया था, ये हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लिया जाए। इसके बाद में केवल उन्हीं कैदियों को रिहा कर दिया जाए जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये तीनों पॉइंट सही हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है ये सही नहीं है। इसमें लिखा है पुलिस की ज्यादती के जांच के करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये स्वीकृति नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्च 1931 का वो समय जिसमें कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। लिख इस वजह से दिए गए हैं जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप पीडीएफ से अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। इसका पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका जिसका नाम है विट्ठल विध्वंसक किसके द्वारा पब्लिश करी गई थी। आंसर हो जाएगा इसको मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विट्ठल विध्वंसक। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि नील की खेती कम हो गई। आपको पता होगा बिहार के चंपारण में नील का सत्याग्रह भी हुआ था। नील जो है भारत में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी तक नील का व्यापार अपने चरम पर था। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते नील की खेती में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था यहाँ पर आप देखेंगे कि नील उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण ये नहीं होगा। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा ये भी नहीं। नई खोजों के कारण विश्व भर में इसका अलाभकर होना, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी नई खोजें कर ली गई थी। नील को रिप्लेस कर दिया गया था सिंथेटिक नील के द्वारा, क्योंकि नील की खेती से नील निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता था। इस वजह से यूरोप के कई देशों में सिंथेटिक नील बनाया जाने लगा और वो मार्केट में सस्ते दामों पर मिलने लगा, जिसके बाद में इसका जो नील की खेती है इसको धीरे धीरे जो है इसका लॉस होता गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वजह से करी थी।
अब यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। मान लो पूछा जा सकता है कि बताओ कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। यानी कि ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश नागरिक जो थे, वो भारत में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कैसे भारत को चला पाएंगे, इसको लेकर वो लोगों को शिक्षित करना चाहता था, जिसकी वजह से वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय का फोर्ट विलियम कॉलेज आप देख सकते हैं, जिसको लॉर्ड वेलेजली ने इस्टेब्लिश किया था। ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप एक एक पॉइंट को समझें। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस रखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में ऊल गुलान अथवा महान उपद्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना का विवरण है? तो ये जो महान उपद्रव है ये 1857 का विद्रोह नहीं है, 1921 का मापिला विद्रोह ये भी नहीं है, 1859 और 60 का नील विद्रोह ये भी नहीं है। ये 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है उसको कहा जाता है महान उपद्रव या फिर ऊल गुलान। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ऊल गुलान। तो ऊल गुलान का संबंध है 1899 से 1900 के बीच में जो बिरसा मुंडा का विद्रोह है उसको कहा जाता है। हुआ क्या था कि 1895 के आसपास में ब्रिटिशों के द्वारा एक प्रथा चलाई जा रही थी जिसका नाम है जींदारी प्रथा। तो उस जींदारी प्रथा के विरोध में ही बिरसा मुंडा के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसको ही ऊल गुलान जो है या फिर महान उपद्रव का नाम दिया गया। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से रिलेटेड है? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इससे रिलेटेड है मोहनदास करमचंद गांधी। एक्चुअली में जिस समय मोहनदास करमचंद गांधी पुणे की येरवाड़ा जेल में थे तो वहाँ पर उन्होंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। ये है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन किया था महात्मा गांधी ने और ये जो सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन है इसको लिखा था जॉन एस हॉलैंड ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और आपको ये भी पॉइंट रखना है कि 1930 में जब महात्मा गांधी जी पुणे के येरवाड़ा जेल में थे तब इन्होंने इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पुणे की येरवाड़ा जेल से। ये वही जेल है जहाँ पर महात्मा गांधी जी को रखा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज़ खान, प्रेम कुमार सैगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। ये लोग कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये तीनों जो हैं इनका संबंध आज़ाद हिंद फौज इंडियन आर्मी के अधिकारी के रूप में किया गया है। ये तीनों इंडियन आर्मी के अधिकारी थे। जिसने डिटेल में चीज़ों को पढ़ रखा है सिर्फ वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। एसएससी, पीसीएस और आईएएस के क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पीसीएस और यूपीएससी में बहुत डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली नाम से एक जगह है। तो आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मदनपल्ली नाम की जो जगह है वहाँ पर क्या हुआ था? इतिहास की कौन सी घटना हुई थी? वहाँ पर श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। जो राष्ट्रगान है उसको बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने ये इसका ट्रांसलेशन मदनपल्ली में किया था। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसको बराबर आप लोग ज्वाइन करके रखें, दबा कर इससे क्वेश्चंस करें। आपके समझिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हमारे इसी कोर्स से मिलेंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत दिमाग से अगर आप काम लेंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें सो दैट आप इसका बेनिफिट उठा सकें।